हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं सभी बच्चा पार्टी? आई होप सब फर्स्ट क्लास मजे में होंगे, है ना। तो बच्चों ये अब हमारा वीडियो नंबर 4 है ना, किसका? चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का। तो वीडियो नंबर 3 में हमने अभी सेंटर ऑफ मास निकाल ली थी, किसके याद होंगे आपको? सॉलिड कोन, होलो कोन एंड ट्रायंगुलर प्लेट का। तो जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, यूनिफॉर्म बॉडीज के सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या प्रोसेस है, वो हमने सीखा पुरानी वीडियोस में, है ना। और यूनिट जो पॉइंट मासेस होते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम उनका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने हमारे पुराने 3 वीडियो में सीखा है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा है और सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो सीखा है। अब ये जो वीडियो है बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट बनना चालू होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपको और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं इसको आपको, पुराना हल्का सा पोर्शन में आपको रिवाइज करा रहा हूं, है ना, कुछ फॉर्मूलेस कैसे हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते थे और धीरे धीरे फ्लो में हम इस वीडियो में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना, ध्यान से देखना। चलिए, तो कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डाल दो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन का मतलब वैसे ही होता है कि चलना फिरना, किसका? सेंटर ऑफ मास का। आइए, तो बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था? अगर कोई पॉइंट मासेस हैं m1, m2, m3 और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मुझे इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो लेट अस से जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है। 2 मिनट आराम से सुनना, तब मजा आएगा आपको, डायरेक्ट डायरेक्ट बढ़ते चले जाएंगे, फील नहीं आएगा, है ना। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। सपोज इन तीनों का सेंटर ऑफ मास है, सपोज जिसका वेक्टर क्या है? आर, यूनिट मतलब इसका पोजीशन वेक्टर इज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है? आर। इसके कोऑर्डिनेट कौन से? r1। इसके कोऑर्डिनेट कौन है? r2। इसके कोऑर्डिनेट कौन है? r3। ठीक, तो ऐसे ही हम जो r वेक्टर और सेंटर ऑफ मास कैसे लिख देते थे? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, यही था। ठीक, और बेसिकली m1 r1 क्या है? x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट r2 क्या होंगे? x2 y2। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x3 y3। क्या बात समझ है? तो सिमिलरली इसको हम x और y के फॉर्म में लिख लेते थे। x um क्या हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत की बात? सिमिलरली y cum लिख लेते थे, m1 y1 m2 y2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। ये एक तरीका था, ऐसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते थे। इतनी कहानी क्लियर है? ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इतना पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास, पॉइंट मासेस हम कैसे लिखते थे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया अगर आपको आता है ना, फर्स्ट वीडियो में सब पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, आइए अब देखो कि इस वीडियो में पढ़ना क्या है, कहानी क्या है, फिर मैं आपको समझाता हूं कहानी। अब मैं आपसे कहता हूं लेट अस से वी हैव टू मासेस, मेरे पास 2 मासेस हैं, m1, दूसरा मास है m2 और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है क्या? r। इनके बीच में कोई डिस्टेंस है क्या? r। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इनका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, लेट अस से ये इसका सेंटर ऑफ मास रहा। ठीक, अब आप सोचिए कि बच्चा जब मैं इस मास को कहीं इस तरफ शिफ्ट करूंगा या इस मास को मैं कहीं इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा? बिल्कुल होगा। यस और नो, समझना है बस। अगर मैं कह रहा हूं इस मास को मैंने किसी v1 वेलोसिटी से चलाया, मैंने कहा इस मास को मैंने किसी v2 वेलोसिटी से चला दिया इस तरफ, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्या बात समझ में आई? मैंने कहा अगर ये कोई मास है, मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से कोई a1 एक्सेलरेशन दे दिया, इस वाले मास को मैंने इस तरफ कोई a2 एक्सेलरेशन दे दिया, तो क्या इसके सेंटर ऑफ मास का भी कोई एक्सेलरेशन होगा? वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यही सब चीजें हमें इस वीडियो में सीखनी है। और हो भी सकता है ना चले, ऐसी कोई कंडीशंस बने कि हमने बोला कि इसको भी चलाओ और इसको भी चलाओ, तो इनकी वेलोसिटी क्या हो कि जो सेंटर ऑफ मास हो वो रेस्ट पे रहे, मतलब ये इस तरीके से चले। यस और नो? मैंने कहा इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो 2 मीटर से, तो बताओ इसको कितना और किस तरफ शिफ्ट किया जाए कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। क्या बातें समझ आ रही हैं?
मैंने कहा इसकी वेलोसिटी मैंने इस तरफ दी 2 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी हो कि सेंटर ऑफ मास अभी भी क्या रहे, रेस्ट पे रहे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ पढ़ने हैं हमें, है ना, और बहुत अच्छे अच्छे से धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किसका, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। आइए, ठीक, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे आगे चल के, तो बेसिक से चल रहे हैं, ठीक। आइए, तो अभी तक हमें क्या पता था, हमें ये पता था आर सी ओ एम इज इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन, जितने भी मासेस होंगे सबका लिख लेंगे। डन है बात। अच्छा, मैं कह रहा हूं आपसे इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा डी आर सी ओ एम बाई डी टी बराबर M1 dr1 बाय dt प्लस M2 dr2 बाय dt डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन। क्या बात ठीक है। और ये जो drcom बाय dt है, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, चेंज ऑफ व्हाट, चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो M1 ये क्या हो गई, किसके कोऑर्डिनेट्स की वेलोसिटी, M1 मास की V1, M2 V2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन। तो ये तो हो गया RCOM का फॉर्मूला, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। समझ आ रहा है। मैं कह रहा हूं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो जब बच्चा आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ACOM इज इक्वल्स टू M1A1 प्लस M2A2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस एंड दिस। ये किसका फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बात समझ में है, यस और नो। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे नीचे अगर आप देखो तो ये तो क्लियर हो गई कहानी, भी क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा, सारों के एप्लीकेशंस लगाएंगे, मेन तो काम एप्लीकेशन का है। अब ध्यान दो, मैं आपसे कह रहा हूं M1 प्लस M2 प्लस M3, ये तो क्या टोटल सिस्टम का मास है, ये सारा काम हम सिस्टम पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ मासेस। जितने मास हमारे M1 M2 है M3 है, सबको हमने क्या मान रखा है, सिस्टम। क्लियर है। तो ये तो टोटल मास है ना, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, M1 प्लस M2 प्लस ये जो टोटल मासेस हैं हमारे M1 प्लस M2 प्लस M3 और जितने भी हैं, इसको मैंने टोटल मास क्या मान लिया, M। इस क्वांटिटी को यहां ले जाओ, तो M ACOM, M ACOM is equals to what, M1A1 plus M2A2 and so on. Very very important result, M ACOM is equals to M1A1 plus M2A2 plus so on. ये बेसिकली है क्या, क्या बच्चा आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ये सब पढ़ा रखा है। मान के चलिए कोई आर्बिटरी बॉडी है, इसमें तो बहुत सारे मासेस होंगे, पॉइंट मासेस, इन सभी पॉइंट मासेस से ही तो ये पूरी बॉडी बनी होगी। समझ में आया, ये छोटे 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 पॉइंट मासेस से ही तो ये बॉडी बनी होगी, इसी को हमने क्या बोला था, एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी। अगर इस बॉडीज के हर मास पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, F1 F2 F3 ऐसे समझ लो, ये मास थे M1, ये मास था M2, ये मास था M3, ये इनका क्या था, सेंटर ऑफ मास। इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा F1, इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा F2, इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा F3, और इसका नेट फोर्स जब हम इस पे बात करेंगे, हम बात किसकी करते थे, सेंटर ऑफ मास की। यही तो पढ़ाया था हमने तुम्हें पुराने वीडियो, फर्स्ट वीडियो में, कि जब बहुत सारे छोटे छोटे मासेस से लेके कोई बॉडी बनती है, तो हम हर मास पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम किसकी बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास। पूरी कहानी किस पे होती है, सेंटर ऑफ मास पे। तो ये जो मास किसका हो गया, टोटल बॉडी का मास कितना हो गया, M।
और मल्टीप्लाई बाय ACOM। तो ये क्या होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दिस इज व्हाट। और हम नेट फोर्स पे ही बात करते हैं, हम इतने फोर्सेस का कैलकुलेशन थोड़ी ना कर सकते किसी बॉडी पे, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपना F नेट बराबर M1A1 मतलब फोर्स ऑन M1, फोर्स ऑन F2, फोर्स ऑन F3 एंड सो ऑन। तो F नेट जो हुआ बॉडी पे वो क्या हुआ, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सर ये तो वही बात हो गई जो 5th चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या बात समझ में आई, यस और नो? मेन चीज समझानी अभी, देखते चलो इतना समझ में आया। तो अगर मैं आपसे कहता हूं इफ एफ नेट ऑन एनी बॉडी इज जीरो, एफ नेट जीरो है, इफ एफ नेट ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एफ नेट अपना क्या है, एम इंटू ACOM। अब एफ नेट तो जीरो है तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, जीरो। समझ में आया? अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स की बात हो रही कितना है, जीरो, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, जीरो। समझ में आया पूरी कहानी से? फिर से, अगर कोई बॉडी है उस पर 5-6 मासेस हैं, उन सब मासेस पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि F1 F2 F3 जीरो है। F1 F2 F3 आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास M1 M2 M3। इन सब पे का जो नेट सम होगा वो कितना होगा, वेक्टर सम, जीरो। और अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। और एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहानी नोट कर लो पहले। क्या नोट कर लो, ये कहानी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, मजा आएगा भी आपको, अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस तरफ का मिटा रहा हूं, फिर से थोड़े से डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। क्या कर देता हूं, वही मास, ये अपना M1 था, ये अपना M2 था, ये अपना M3 था, बात ठीक है। मैं कह रहा हूं इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा F1, इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा F2, इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा F3, है ना। तो सेंटर ऑफ मास पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, F नेट। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, ACOM। इसका कितना होगा, A1, इसका कितना होगा, A2, इसका कितना होगा, A3। तो इफ F नेट जीरो है किसी भी सिस्टम पे, if F net is zero on any system of particles, then its center acceleration of center of mass is zero, मतलब center of mass का acceleration क्या होगा, zero। But it does not implies that, it does not mean that, ये इसका मतलब ये नहीं है कि F1 is equals to zero, F2 equals to zero, F3 equals to zero। इसका मतलब ये, इट डज नॉट मीन दैट कि F1 जीरो है, F2 जीरो है, F3 जीरो है। इट कैन बी, मे बी F1 is not equals to zero, F2 is not equals to zero, F3 is not equals to zero। ये जीरो हो भी सकते हैं तो जीरो नहीं भी हो सकते हैं, बट इनका नेट सम अगर जीरो है तो ACOM का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, जीरो होगा। और velocity of center of mass will equals to what, constant। क्यों, जब एक्सेलरेशन जीरो है बेटा, जब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, the change of velocity is zero, therefore initial velocity equals to final velocity, velocity will remain constant। इसका मतलब क्या, अगर इनिशियली, ये सब चीजें बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप नोट करना बच्चों, क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। अभी इनिशियली सबका एप्लीकेशन देखेंगे। इनिशियली इफ COM, सिस्टम का जो COM है रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, वो रेस्ट पे ही रहेगा। समझ में आया? अगर इनिशियली COM अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी COM की कितनी होगी, जीरो, जब F नेट कितना है, जीरो।
और if it is moving with some velocity VCOM, so it will remain what? Constant. सुनना ध्यान से, अगर पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी? कांस्टेंट। और अगर वो इनिशियली रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी हुई उसकी? जीरो। तो वो कितनी रहेगी? जीरो। मतलब ये सब चलना भी चालू कर दे v1 से v2 से v3 से, तो ये हमेशा अगर इनिशियली रेस्ट पे था और एफ नेट जीरो है तो ये कैसा रहेगा? रेस्ट पे। ठीक। और मान लो इनिशियली किसी वेलोसिटी से ये चल रहा था, हमारा मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, इनिशियली किसी वेलोसिटी से चल रहा था VCOM से, और अभी भी नेट फोर्स अगर इस पे जीरो रहे तो ये VCOM से चलता रहेगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। बट इट डज नॉट मीन दैट कि V1 इक्वल टू जीरो है, कि V2 इक्वल टू जीरो, कि V3, क्योंकि जब A1 इक्वल टू जीरो नहीं है, हाँ ये समझा दिया यहीं पे, A1 इट मीन दैट F1 जीरो नहीं है तो A1 भी जीरो नहीं है, A2 भी जीरो नहीं है और A3 भी जीरो नहीं है। और इट मे से दैट A1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, A2 में नॉट बी इक्वल टू जीरो, A3 में नॉट बी इक्वल टू जीरो। समझ में आया? क्यों? अगर F नेट जीरो है इसका मतलब ये नहीं है कि F1 जीरो हो जाए, F2 जीरो हो जाए, F3 जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि A1 जीरो हो जाए, A2 जीरो हो जाए या A3 जीरो हो जाए। आई होप आपको कहानी समझ आ गई होगी, क्लियरिटी है? यस और नो? क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएगा। इतना समझना था मैं पूछ रहा हूँ, और इतना अगर आपके दिमाग में बैठा होगा तो अभी आप क्वेश्चन करोगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स की खासियत है, फिजिक्स समझ क्वेश्चन से आती है, ज्यादा थ्योरी से बहुत ज्यादा समझ नहीं आती है, क्वेश्चन से बहुत क्लियर हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर नेट फोर्स किसी भी सिस्टम ऑफ मास पे जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ मास जीरो होगा और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पार्टिकल्स पे जो फोर्स है वो जीरो है, या उनका एक्सेलरेशन जीरो है, या उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। क्या बात समझ आई? ये इंडिविजुअल मासेस के लिए नहीं जरूरी है, बट VCOM के लिए वैलिड है। क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा एक मास है 2 kg का, एक दूसरा मास है 6 kg का। ठीक, डन। ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा अगर 2 kg के मास को 2 kg के मास को 2 मीटर, ध्यान सुनना, उन्होंने बोला 2 kg के मास को अगर 2 मीटर अवे फ्रॉम 6 kg कर दिया जाए, मैंने इस तरफ से 2 मीटर आगे कर दिया जाए, तो 6 kg को कितना शिफ्ट किया जाए और किस तरफ कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे, मतलब नो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, नो शिफ्ट इन COM। हाउ मच शिफ्ट इन 6 kg? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन फिर से। क्या है क्वेश्चन? एक सिस्टम ऑफ मास है 2 kg और 6 kg का, ठीक है, तो इनका कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा, मैंने कहा यहाँ है। ठीक, मैंने कहा यहाँ है। उन्होंने कहा अगर 2 kg को 2 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया है तो 6 kg को कितना और कहां शिफ्ट किया जाए, कितना और कहां शिफ्ट किया जाए कि इनका सेंटर ऑफ मास यहीं रहे। सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्ट नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट इट्स इनिशियल पोजीशन। क्वेश्चन क्लियर है? लैंग्वेज में लिखा है, आप समझ सकते हो। अब फिर से हम वहीं चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। RCOM क्या कहता है? M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक, मैंने कहा तो चेंज इन RCOM को कैसे लिख सकता हूं? मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख लो, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम टाइम तो नीचे सबके कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेके, तो हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन RCOM, चेंज इन RCOM इज इक्वल्स टू M1 चेंज इन R1 प्लस M2 चेंज इन R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। समझ आया? इंपॉर्टेंट, ये लिखना है अलग से आपको, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, कई बच्चे इसको कैसे करते हैं मैं अभी बताता हूं आपको।
ठीक, चेंज इन, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 फॉर्मूले वहां लिख लिए, एक ये भी है चौथा। ठीक, चेंज इन RCOM is equals to M1 change in R1, M2 change in R2 divided by M1 plus M2. Done. इसका मतलब change in RCOM into total mass M is equals to M1 into change of R1 plus M2 into change of R2. अब ये चेंज ऑफ R1 और R2 X में भी हो सकते हैं और Y में भी हो सकते हैं, खत्म। अब वो क्या कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन सुनिए कि इसको 2 मीटर 2 kg को इस तरफ, तो ये हो गया अपना M1, ये हो गया अपना M2। अभी अपन स्पीड में आ जाएंगे, अभी धीरे धीरे समझो। तो उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे, अगर ये 2 मीटर इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो बताओ ये किस तरफ और कितना शिफ्ट होगा। तो मतलब चेंज इन RCOM कितना है, 0। समझ गए। अब फटाफट कहानी, चेंज इन RCOM कितना है, 0। तो मतलब M1 चेंज इन R1 प्लस M2 चेंज इन R2 बराबर कितना हो गया, 0। आ जाओ, M1 की वैल्यू कितनी, 2, M1 की वैल्यू कितनी, 2, चेंज इन R1 कितना है, 2 मीटर, यहां से यहां ले गए तो चेंज इन R1 कितना हुआ, 2 प्लस M2 कितना है, 6, चेंज इन R2 बराबर कितना, 0। तो 4 इक्वल्स टू -6 चेंज इन R2। समझ में आया। तो 2 3 -1/3 चेंज इन R2, -1/3 चेंज इन R2। ये कहानी समझ आई। माइनस का मतलब देखो बेटा, 2 तो हमने यहाँ क्या लिया था, प्लस, ध्यान से सुनना, 2 हमने इस तरफ लिया, प्लस रखा है ना, मतलब मैंने इस तरफ का डायरेक्शन क्या ले लिया, प्लस। अपना आंसर कितना आया, माइनस, मतलब M2 को इस तरफ शिफ्ट करना है कितना, -1/3 मीटर, मैंने 1/3 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। आई होप कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर से सुनना, 2 मीटर मैंने इस तरफ क्या ले लिया, प्लस, तो जो भी आंसर आया माइनस, माने वो सेंटर ऑफ मास के उस तरफ। ये सब जगह कहां से हो रही, सेंटर ऑफ मास से ही तो चेंज हुआ है, कहीं गया होगा, तो वहां से माइनस, यहां से, तो यही तो आया चेंज। सेंटर मास यहीं रहना है। ये मान लो यहां पहुंच गया, तो ये कितना हुआ, 2 प्लस ये डिस्टेंस पहले वाला, तो पहले वाला माइनस दिस, तो यही तो आएगा 2 मीटर। तो सब सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। समझ में आया, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, कहानी यही है। तो हमने इसको क्या लिया था, प्लस, अपना आंसर कितना आया, माइनस, मतलब इसको कितना शिफ्ट कर दो इस तरफ, चेंज आया, मतलब R1 प्लस R2, ये पूरा यहाँ पर कितना पहुंच जाए, इसको कितना शिफ्ट कर दो इस तरफ, 1/3 मीटर। समझ में आ गया, क्लियरिटी है, यस और नो। देखते चलो, मजा आएगा, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलो। अब कुछ बच्चे इसको बताएं कहां से करते थे, मैं आपको बता देता हूं, एक लाइन में आंसर लो। बच्चे करते हैं M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2। आइए वही क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ। 2 kg, ये कितना था, 6 kg। M1 R1 इक्वल टू M2 R2, बच्चों के फॉर्मूला रटा होता, अच्छी बात है अगर आपको पता है, ठीक है। बट जब और डाटा चेंज हो जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो इसको अच्छे से समझना। M1 कितना था, 2, इसको शिफ्ट किया कितना, 2, M2 कितना था, 6, ये कितना हुआ, R2, तो ये कितना हो गया, 4/6। नहीं नहीं, वहां से 1/3 नहीं और 2/3 कर लेना, सॉरी सॉरी सॉरी। आंसर कितना है, कितना शिफ्ट करना है, 2/3, सॉरी, कितना शिफ्ट करना है, 2/3। ये 2, ये 3, 4 था ना वो, 2 शिफ्ट किया था, मास 2 kg लिया था, ठीक है। 2/3 माइनस R2। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा जब इसको हम इस तरफ लेके जा रहे हैं और सेंटर ऑफ मास को यहीं रहना है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको इस तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर ये इस तरफ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास भी इस तरफ भागेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, यस और नो। तो अगर ये हमारा आंसर कितना आया, 2/3, R2 कितना आया, 2/3। बच्चा सॉरी, वो पुराना वाला क्या है कि मैं वीडियो को बार बार कट करके उसमें वो नहीं कर सकता हूँ, तो उसको 2/3 कर लेना है ना। तो 2/3 कहाँ, टूवर्ड्स राइट। समझ में आया, क्लियर है। तो ऐसे भी कर सकते हो जब 2 मासेस के क्वेश्चन है इस तरीके से, M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2।
और R1 R2 अपने क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में कहानी थी तो सिर्फ एक्स एक्सिस की बात हो गई। ठीक, चलो आइए, क्लियर है, बोलो। हाँ, अब सुनो, फिर से मास ले लेते हैं। ये ले लो अपना 3 kg, ये हमने अगेन ले लिया हमारा कितना 6 kg। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, उन्होंने बोला इस 3 kg को 1 मीटर टूवर्ड 6 kg शिफ्ट किया, टूवर्ड्स राइट बोल लो। 3 kg को 1 मीटर टूवर्ड 6 kg शिफ्ट किया, तो उन्होंने बोला 6 kg को कितना शिफ्ट करे। What is the shift in 6 kg? So the center of mass, shift by 2 meters. ध्यान से सुनना, ठीक है, टूवर्ड्स राइट, ये भी जरूरी है, टूवर्ड्स राइट। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। ठीक, मतलब 3 kg को 1 मीटर शिफ्ट किया, कहां 6 की तरफ, तो XUM 2 मीटर शिफ्ट हो जाए कहां, राइट साइड, मतलब टूवर्ड 6, तो 6 को कितना शिफ्ट होना पड़ेगा और किस तरफ, समझ में आया। तो हमने ये डायरेक्शन ले लिया प्लस और ये डायरेक्शन हो जाएगा माइनस। अब आ जाओ, कितना x पे बात हो रही है तो हम XUM भी लिख सकते हैं। XUM इक्वल्स टू M1 X1 M2 X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। चेंज, ये मत भूल जाना, change in XUM is equals to change in M1 X1 change in M2 X2 upon M1 plus M2। कितना चेंज होना है XUM, 2 मीटर, कहाँ राइट की तरफ, राइट हमने क्या मान रखा है प्लस, तो ये हो गया 2, M1 की वैल्यू 3, इसमें कितना चेंज है राइट की तरफ 1 प्लस M2 की वैल्यू 6, डेल्टा X2 निकालना है, M1 प्लस M2 नीचे कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 इज 9। क्लियर है, 9 2 18, ये इस तरफ आ जाएगा तो 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 इज डेल्टा X2। ठीक, तो 18 माइनस 3 कितना हो गया अपना 15 बाय 6 डेल X2। ये भी क्या आया प्लस, ये भी क्या आया प्लस, तो मतलब 15 बाय 6 मतलब 3 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 2.5 मीटर्स। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, इसको कहाँ शिफ्ट होना है, राइट 2 मीटर, इसको जब 1 मीटर इस तरफ शिफ्ट किया तो सेंटर ऑफ मास 2 मीटर शिफ्ट हो जाए इसी तरफ, तो 6 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। आंसर, क्वेश्चन क्लियर, समझ में आया तो सुनो, इसको कितना शिफ्ट होना है 2, M1 कितना 3, ये कितना चेंज हुआ है इसमें 1 का मल्टीप्लाई 1, M2 कितना है 6, इसमें कितना है वो निकालना है, इसको कितना शिफ्ट करना है, जितना शिफ्ट करना मतलब उतनी चेंज आएगा उसके पोजीशन में। M1 प्लस M2 6 प्लस 3 इज 9, तो 9 2 18, 3 इस तरफ फिर माइनस होके आ गया, 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 18 माइनस 3 इज 15, 15 बाय 6, तो जो कि इतना आ गया 2.5 मीटर। तो इसको भी राइट साइड शिफ्ट कर दो, कितना 2.5 मीटर्स। क्लियर है, समझ आया, मजा आया, आसान है, डन है बात, डन। चलो आगे बढ़ जाएं, आइए। समझ आई बात है, तो ऐसे हम कुछ भी क्वेश्चंस दिया हो 2 मैसेज का तो हम आसानी से कर सकते हैं। समझ आया, डन है, आइए एक आते हैं वेलोसिटी पे, क्वेश्चन सुनिए। एक ये 5 kg का मास है, कितने का 5 kg का। एक ये 4 kg का मास है, कितने का 4 kg का। ये इस तरफ चल रहा है वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल बना रखा है वो कितना है 37 डिग्री का, कितने का 37 डिग्री का। डन है बात। अच्छा 4 kg की बात करें तो जो 4 kg है सीधा ऊपर की तरफ चल रहा है,
वाई एक्सिस में, कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से, कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से। आपसे पूछा गया है इनके VCOM की वेलोसिटी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। सर वेलोसिटी का तो करा ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा। एक 5 kg का मास है, ठीक है, जो 37 डिग्री से 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। सिमिलरली 4 kg वाला मास है, सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। कहा जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। डन। तो आपको उसकी VCOM बतानी है। अब बच्चा ध्यान से सुनो, इसके पास जो वेलोसिटी है, क्वेश्चन करते हैं, आपने ट्राई कर लो पॉज करके। VCOM, इसके पास जो वेलोसिटी वो x में भी है और y में भी है, x में भी है और y में भी है, और इसके पास जो वेलोसिटी वो सिर्फ और सिर्फ किस में है, y में है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, VCOM x में और VCOM y में। तो जब x और y में आ जाएगी, इसका रिजल्टेंट कर देंगे अंडर रूट ऑफ VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर। आसान है, बोलो हाँ कि ना। डन, क्लियर, आओ कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट उसमें भी करवा सकता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट समझ लो ध्यान से, उसमें भी करवा दूंगा, ऐसे भी सीख लो एक बार। आओ, इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी लिखते हैं पहले। किसकी कहानी की बात कर रहा हूं मैं, 5 kg मास की। किसकी, 5 kg वाले मास की। तो इसकी वेलोसिटी Vx में, इसकी वेलोसिटी Vx में कितनी हो जाएगी, 5 cos 37, और इसी की वेलोसिटी y में 5 sin 37। ठीक, आइए, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको ट्रायंगल याद करवा देता हूँ 37 डिग्री का। किसका, 37 डिग्री का। अगर 37 डिग्री का एंगल है तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5, और कॉस 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। तो ट्रायंगल याद होना चाहिए। और 53 में क्या, 53 में क्या होता है, यहाँ 4 होता है और यहाँ 5 हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक, आइए, तो 5 इंटू कॉस 37 की वैल्यू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, कितनी आ गई 4, 5 37 की वैल्यू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, कितनी आ गई 3। समझ आया, क्लियरिटी है। इसकी तो सिर्फ कहाँ है, वाई में, इसकी कहाँ है, सिर्फ वाई में। ठीक, चलो डन है। आइए, तो पहले VCOM x में निकाल लेते हैं। VCOM x में तो M1 V1 M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आइए, M1 5, M1 कितना है 5, और M1 की x में वेलोसिटी, x की बात कर रहे हैं, x में वेलोसिटी कितनी है 4, तो 5 इंटू 4 प्लस ये कितना है 4 इंटू इसकी x में वेलोसिटी कितनी है 0, M1 प्लस M2, 5 प्लस 4 इज 9। तो वेलोसिटी x में निकल के आई 5 4 20/9। क्लियर है, 20/9। डन है। Vy में, Vy में वेलोसिटी निकालते हैं। इसकी निकाल लो तो पहले M1 वेलोसिटी इन y, तो M1 कितना है 5, इसकी वेलोसिटी y में कितनी है 3, तो 5 इंटू 3 प्लस 4 M2, y में इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितनी हो गई 5 3 15 प्लस 8 अपॉन 9। क्लियर है, बोलो तो कितना हो गया 15 प्लस 8 इज 23/9। तो इसकी हम वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की 20/9 आई कैप प्लस 23/9 जे कैप। समझ में आई, ये रही वेलोसिटीज। क्लियर, अंडर रूट करके आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। समझ आया कुछ, बोलो यस और नो। डन है, मैं आपको उसको डायरेक्ट करके दिखाऊं, दिखाऊं, चलो देखो, यही आंसर। आइए डायरेक्ट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी डायरेक्ट लिखते हैं VCOM की। कैसे लिखेंगे, M1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस M2 इंटू वेलोसिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। एक्स वाई की जगह डायरेक्ट करते हैं।
इसकी वेलोसिटी लिखो, किसकी, m1 मास की। m1 मास की जो वेलोसिटी होगी वो x में कितनी है 4i कैप और y में कितनी है 3j कैप। तो यहां लिखिए 5 इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस m2 की बोलो, m2 कहाँ है, ये रहा 4 इंटू वेलोसिटी कहाँ है j में, वेलोसिटी कहाँ है j में, कितनी है 2j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना 9। ठीक, अच्छा है 4 द 20 i कैप प्लस 15 j कैप प्लस 8 j कैप डिवाइडेड बाय 9। तो वेलोसिटी कितनी निकली 20, 15 j कैप प्लस 8, तो 20 i कैप अलग अलग करके लिखवा के दिखा देता हूँ 9 प्लस 15 प्लस 8 इज 23 j कैप बाय 9। क्या ये भाई है, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, पहले दोनों की वेलोसिटी निकालो x और y में अगर इस तरीके से दी हो और डायरेक्ट फिर इस फॉर्म में पुट अप करो, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास और जोड़ दो। मजा आया, तो अलग अलग करके वैसे कर लो या ऐसे कर लो, ये आ गई, बस अंडर रूट करके जोड़ दो क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 का, तो अंडर रूट ऑफ 20/9 का होल स्क्वायर प्लस 23/9 का होल स्क्वायर, तो 9 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। डन है बात, क्लियरिटी है, समझ आया। चलो इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ आया। आओ एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, पुली वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये ले लो 10 kg, ये ले लो 5 kg, ये ले लो 10 kg और ये ले लो 5 kg। डन है बात, बोलो हाँ कि ना। डन। पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये मान लो मास m1 और ये मान लो मास m2। अब आपको इसका एक्सेलरेशन पता होना चाहिए पहले, क्योंकि अगर मुझे इसका ACUM निकालना है तो हम क्या करेंगे m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, अच्छे से समझो पहले, ये पुली सिस्टम है जो हमने पढ़ रखे हैं किसमें 5th चैप्टर में। तो आपसे बोला दो मासेस है, एक 10 kg का और एक 5 kg का, इसको फ्रीली छोड़ा तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताइए। तो सबसे पहले आप इनको इनके एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, इनके एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ठीक, ऊपर टेंशन टी, इसमें ऊपर टेंशन टी, दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे A1 A2 की वैल्यू निकालोगे, शॉर्टकट याद करो, शॉर्टकट सिखाया था। इसमें नीचे की तरफ g की वैल्यू ले लो 10, इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, इसमें भी नीचे की तरफ क्या लगेगा m2g। क्या बात समझ में, तो इसमें कितना हो गया 100 और इसमें कितना हो गया 50, इसको स्ट्रेट कर दो, तो 100 इस तरफ 50 इस तरफ, तो नेट कितना है 50। समझ आया, याद करो मैंने शॉर्टकट बताया था, इक्वेशन से नहीं डायरेक्ट कर लेते हैं, ये इधर ये इधर, तो ये वाला हो गया अपना कितने का 10 का, ये वाला कितने का 5 में, तो ये 50 इधर गया और 100 इधर आया, तो नेट 4 जो इसको चला रहा है वो कितना है बोलो 50, और टोटल मास कितना है 15, तो जो इनका एक्सेलरेशन आया वो कितना है 50/15। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियरिटी है। इनका जो नेट एक्सेलरेशन आया वो कितना है 50/15, टोटल मास कितना 15, 100 इधर 50 इधर, तो उसको चला कितना रहा है 50 सिर्फ, और दोनों को चला रहा है, तो 50/15। आप टेंशन के इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो जैसा सीख रखा है, ये शॉर्टकट भी मैंने आपको वहां सिखाया था। तो एक्सेलरेशन आ गया, ठीक, तो कितना हो गया 10/3, 10/3। तो आओ ACOM। अब ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा नीचे और इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा ऊपर। समझ आया, इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा ऊपर। m1 की वैल्यू बोलो 10, नीचे वाला पॉजिटिव ले लेते हैं, ऊपर वाला नेगेटिव ले लेते हैं,
तो 10 इंटू A1 का एक्सेलरेशन 10/3 प्लस M2 5, इसका एक्सेलरेशन -10/3, समझ में आया, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मतलब डिवाइडेड बाय 15 आ गया ACOM, कैलकुलेट कर लो। ठीक, तो 1/3 को लिख लेते हैं बाहर, है ना, तो ये हो गया 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 15, चलेगा, बहुत बढ़िया। तो हो गया 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 15, दैट इज 50/45। समझ आया क्या किया मैंने? अरे 10 इंटू 10 100, 1/3 कॉमन लेके बाहर कर दिया। ठीक, 100 माइनस 50 चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, तो आ गया 50, 3 नीचे 15 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 45, डन है। तो ये हो गया 10/9 प्लस आया, मतलब इसके जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका जो भी COM, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, कितना 10/9, प्लस का मतलब कहाँ, नीचे की तरफ, समझ आया, मतलब पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ जा रहा होगा, नीचे की तरफ। आपको समझ आया? बहुत आसान है, क्लियरिटी है, समझ आया, यस और नो, डन, क्लियर है, नोट कर लो, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, गलत तो नहीं कर दिए कहीं। M1 M2 माइनस प्लस का ध्यान जरूर रखना है, और वीडियो देखूं बढ़िया चल रहा है कि नहीं, कभी कभी बंद हो जाता है। चलो क्लियर, आओ अब अपन फटाफट, अब बेटा हम जिस क्वेश्चंस में इंटर होने वाले हैं उसके लिए वो पूरी कहानी आनी चाहिए जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई थी। ये तो जनरल सी बातें थी, है ना, अब वो नेट फोर्स वाली कहानी चालू होगी सिस्टम के साथ। ठीक, क्वेश्चन लेता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसी में ये पूरी एप्लीकेशन लगानी है जो हमने अभी तक सीखा था। कौन सी एप्लीकेशन सीखनी है हमें? ये वाली, जब एफ नेट किसी भी सिस्टम ऑफ मासेस पे जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, जीरो है। अगर वो इनिशियली रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, जीरो होगी। समझ में ये बात क्लियर है? समझ में, मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ COM will be final position of COM। समझ में आई कोई बात? ध्यान से सुनना, अगर एफ नेट किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। और अगर वो इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब मैं यहाँ पे पहले कांस्टेंट लिख देता हूँ, तो वेलोसिटी भी उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इफ इनिशियली रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। और इनिशियली अगर मोशन में है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट जो भी उसकी थी। ठीक, मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ COM, अगर फिर कोई चीज रेस्ट पे है, कोई चीज रेस्ट पे है, तो इनिशियल पोजीशन ऑफ COM विल बी इक्वल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ COM। COM में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, नीट और जेई में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग। एक पेटेंट क्वेश्चन है ना, जैसे बोर्ड मैन प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, किस तरीके से, तो क्वेश्चन लेते हैं और उसको डील करते हैं। इसकी पूरी थ्योरी में आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है, अब उसी थ्योरी को इन क्वेश्चंस में डालेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कहानी। आइए, तो बेटा मैं कहता हूं एक बोट है, क्या है, बोट है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। ठीक, इस बोट की जो लेंथ है मैं कह रहा हूं कि 4 मीटर है। कितनी है, 4 मीटर। डन है बात। यहां पर कोई भाई साहब प्यारे से बच्चे बैठे हुए हैं जिनका, हाँ, बोट का मास है 60 kg। बोट का मास कितना है, 60 kg। तो ये प्यारे से बालक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इनका मास है 20 kg। इनका मास है 20 kg। क्वेश्चन सुनना, फिर इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। अब बोट ऐसी पानी में है,
ठीक है, बात डन है। अब सुनना, इनका कुछ मूड किया और ये बोट के सेंटर पे आ गए चल के, ठीक है ना, इस तरीके से बोट होगी, बैठे होंगे और ये इस बोट के सेंटर पे आ गए चल के, इस कोने पे बैठे हुए थे बोट के, बोट पानी में थी और ये जो भाई साहब थे महाशय, जिनका वेट था, मास था 20 kg, वो चल के इस बोट के सेंटर पे आ गए, यहाँ पे चल के। क्या बात समझ में आई? तो उन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द शिफ्ट इन बोट, ये बोट कहां शिफ्ट होगी, ये बोट कहां शिफ्ट होगी। मेरी बात को सुनना ध्यान से, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, उससे बहुत अच्छी थ्योरी भी निकाल के दूंगा। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि बेटा मैं कहता हूं ये जो बोट है इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं। देखो इस तरफ मास ज्यादा है तो ज्यादा मास की तरफ सेंटर ऑफ मास होता है। एक बात समझ लो तो फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक। अगर इंसान ना होता तो सेंटर में होगा तो होता बोट के। अब क्योंकि यहाँ बैठा हुआ तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा। अब होगा क्या, इसको चलना है और सेंटर पे आना है बोट के, इसको चलना है और आना है सेंटर पे, कहा, बोट के। ये चला। अब बेटा क्या क्या, अब हमारा सिस्टम कौन है, हमारा सिस्टम ये बच्चा और बोट है। हमारा सिस्टम कौन है, ये बच्चा है और ये बोट है। तो तब ये आगे चलेगा तो बोट कहां चलेगी, पीछे, क्योंकि इसने फोर्स किस पे लगाया होगा आगे चलने के लिए, बोट पे। तो बोट ने इस पे रिएक्शन कहां दिया होगा, आगे। तो बोट कहां जाएगी, पीछे, और ये बच्चा कहां जाएगा, आगे। तो जितना फोर्स इस बालक ने इस बोट पे लगाया होगा, उस बच्चे ने, उतना ही फोर्स इस बोट ने इस बच्चे पे लगाया होगा। तो बोट कहां गई होगी, पीछे, और बच्चा कहां गया होगा, आगे। समझ में आया? तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है, 0। क्यों, सिस्टम मान लिया ना इसने, हमने हमारा। तो बच्चे पे फोर्स कहां लगा, आगे, और बोट पे उतना ही फोर्स कहां लगा, पीछे। तो बच्चा हो गया m1 और बोट हो गई m2। एक्शन रिएक्शन, 5th चैप्टर। तो इसके कारण बच्चा गया आगे और बोट गई पीछे। तो नेट फोर्स कितना हो गया सिस्टम पे, 0। तो जब नेट फोर्स सिस्टम पे 0 हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, 0। और इनिशियली बोट कैसे, और जो वेलोसिटी थी वो कैसी रहेगी, अब कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, इनिशियली वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब इनिशियली बोट कैसी थी और बच्चा, बोट एंड मतलब सिस्टम हमारा बोल लेते हैं, सिस्टम हमारा इनिशियली कैसा था, रेस्ट पे। सिस्टम हमारा इनिशियली कैसा था, रेस्ट पे। तो अभी भी कहां रहेगा, रेस्ट पे। मतलब सेंटर ऑफ मास कि कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं होगा। समझ में आया? सेंटर ऑफ मास यहां था तो सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। ये मास यहां चल के आया तो बोट थोड़ी पीछे खिसकेगी, तो पीछे की तरफ थोड़ा मास किसने दे दिया, बोट ने। तो मास बैलेंस रहेगा और सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। ये मेरा था बस सेंटर क्वेश्चन को समझाने का तरीका। इतना सब नहीं होगा, फटाफट करेंगे, पहले इतनी थ्योरी समझ में आ जाए कि नेट फोर्स 0 है। ठीक है भैया, तो नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। तो चेंज इन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 चेंज इन x1 प्लस m2 चेंज इन x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आया? तो चेंज इन m1 प्लस m2, सॉरी, चेंज इन सेंटर ऑफ मास r इज इक्वल्स टू m1 इज व्हाट, 0। ये क्या है, 0। तो जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमारी कहानी क्या बन गई, m1 इंटू चेंज इन x1 प्लस m2 इंटू चेंज इन x2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा तो हम इसको फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना मेरे लिए समझाने के लिए सफिशिएंट था आपको कि ये फॉर्मूले का यूज कब किया जाएगा। समझ में आया? मतलब इस फॉर्मूले का समझ में आया? तो RCOM वही रहेगा क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे 0 और ये इनिशियली रेस्ट पे था। और मान लो ये नाव चल रही होती, मान लो ये नाव 5 मीटर पर सेकंड से चल रही होती, तो ये जो RCOM की क्या होती, मतलब वेलोसिटी, वो कितनी होती, ये होता तो वही लेकिन ये चलता रहता कितने से, 5 मीटर पर सेकंड। बट इनिशियली तो ये रेस्ट पे है। ठीक है, समझाना।
क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से अपन डील कर लेंगे। आइए, अब एक और चीज याद रखनी है, ये जो चेंज होता है x1 x2 मतलब बेसिकली इस प्लेन में बात कर रहे हैं, ये यहां आएगा, बोट पीछे जाएगी, ये यहां आएगा, बोट पीछे जाएगी। कंफर्म है? ठीक है। तो ये जो होता है चेंज इन x1 और x2, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है? ग्राउंड होता है, ग्राउंड से देखने वाले को। अब आप सोचिए, जब ये बच्चा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया क्या? इसलिए करना था कि पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको, ये क्यों यूज कर रहा हूं फॉर्मूला। अब तो धड़ाधड़ करेंगे, ठीक। तो ये आगे चला, बोट पीछे गई कितनी? x। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये इंसान चला कितना आगे? अगर ये बोट के सेंटर पर पहुंचेगा तो बोट की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। तो ये आगे कितना चला? 2 मीटर। आगे कितना चला? 2 मीटर। ठीक है, लेकिन बोट पीछे कितनी गई? x। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चला? ये 2 माइनस एक्स। समझ आया? बस खत्म। तो m1 कौन? ये भाई साहब। तो 20 इंटू 2 माइनस एक्स, आगे की तरफ प्लस ले रहा हूं तो पीछे की तरफ माइनस, प्लस m2 की वैल्यू, m2 अपनी बोट हो गई कितनी? 60। कितनी पीछे किसकी? x बराबर 0। और x की वैल्यू कितनी लेंगे? माइनस। क्यों? पीछे की तरफ। खत्म। बच्चा कहां गया? आगे। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया? देखना, बच्चा आगे कितना आ गया? 2 मीटर। और बोट पीछे कितनी आएगी? क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहना है। तो कोई मास आगे जा रहा है तो पीछे कौन चला है? बोट। तो उसने कंपनसेट करा, सिंपल। तो आगे बच्चा कितना गया? 20। कितना गया? सॉरी 2 मीटर। बोट कितनी आई? x। खत्म। सॉल्व कर लो। ये हो कितना? 40 माइनस 20x माइनस 60x बराबर कितना? 0। तो 40, ये कितना हो गया? माइनस ये हो गया माइनस 80x बराबर 0। तो 40 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू x। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया अपना 1/2 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू आ गया 0.5 मीटर। 0.5 मीटर। समझ में आया? माइनस पहले ले लिया, पीछे की तरफ पहले ले लिया ना x, तो पीछे की तरफ जाएगी बोर्ड कितनी? 0.5 मीटर। फील हुआ आपको? अब स्पीड पकड़ लेंगे अपन बहुत शानदार तरीके से। डन है बात? कितना? 0.5 मीटर। डन है बात? क्लियर? समझ में आए? एक्स वैसे सोचो ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना है ये। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। तो बच्चा जब बोर्ड के सेंटर पे पहुंचा तो बोर्ड कहां गई? पीछे। तो ग्राउंड से देखने वाले को कितना लगा होगा? बोर्ड के रिस्पेक्ट में तो 2 मीटर ही आगे गया है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना गया? एक्स बोर्ड पीछे आ गई, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आगे पहुंचा? 2 माइनस एक्स। ठीक है, बस। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं आपको। चलो अब फटाफट से फिर से अब सुनो क्वेश्चंस। क्लियर हुई थोड़ी सी कहानी? अच्छा, अब सुनो। एक वेज है ये, इसका मास कितना है? 10 kg। इसके ऊपर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है। ये किस पर रखा हुआ है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है। 10 kg। और ये कितना है अपना? 1 kg। ये कितना है अपना? 1 kg। ठीक। उसने कहा जब ये स्लाइड हो गया नीचे, जब ये स्लाइड हो गया नीचे, तो वेज कितना खिसका होगा? वेज मतलब बेसिकली शिफ्ट इन वेज। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है 1 kg का। ये ब्लॉक खिसक के कहाँ आ गया? ग्राउंड पे। ब्लॉक खिसक के कहाँ आ गया? ग्राउंड पे। तो ये पूछा ये 10 kg वाला जो क्या है, हाँ, उसकी जो लेंथ है ये है अपनी 1 मीटर की। कितनी है? 1 मीटर की। तो जब ये ब्लॉक खिसक के इसके नीचे आ गया तो वेज कितना पीछे शिफ्ट हुआ होगा, ये पूछा है आपसे। समझ में आया? क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। अच्छा, तो देखो, नेट फोर्स एक्स में तो 0 ही है। नेट फोर्स एक्स में कितना है? 0। तो चेंज इन आर सी यू एम इज इक्वल टू वॉट? m1 r1 प्लस m2 r2 बराबर अपॉन m1 प्लस
m2। तो RCUM तो कितना है 0, तो ये आ गया अपना M1R1 प्लस M2R2 बराबर कितना, बोलो 0। ठीक, डन। अच्छा M1, अब मेरी बात को सुनना, ये सब चीजें कहां से होती हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कहां से होती हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो बच्चा जब ये नीचे आएगा तो वेज पीछे की तरफ खिसकेगा, समझना ध्यान से। जब ये ब्लॉक नीचे आएगा खिसक के, तो वेज कहां खिसक जाएगा, पीछे। तो जब अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ खिसक के नीचे आता तो ग्राउंड से कितना दिखता, 1 मीटर। वेज के रिस्पेक्ट में तो यही खिसका है, लेकिन जब इसको ग्राउंड से खिसकोगे तो मैंने कहा लेट जो वेज खिसका पीछे की तरफ कितना, x। तो जब ग्राउंड से देखोगे तो इसकी पोजीशन में कितना चेंज आएगा, 1 माइनस एक्स। मान लो ये नीचे खिसक के आता और वेज फिक्स होता तो ये यहीं पहुंचता, इस तरीके से। बोलो हाँ कि ना। तो कितना चलता, 1 मीटर। बट जब ये इस पर खिसक रहा होगा तो वेज कहां जा रहा होगा, पीछे। तो ये यहां कहीं आके रुका होगा, समझ में आओ। वेज कितना खिसका, x। तो इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, 1 माइनस एक्स। समझ में आया, अरे यस और नो। ठीक, क्लियर। आइए, तो ये कहां, आगे की तरफ 1 माइनस एक्स। तो m1 का मास बोले, m1 कहां है, यही तो रहा। उसी को लेते 1 इंटू R1। R1 कितना, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस ये कितना 10। R2 कितना, x बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। अच्छा, माइनस प्लस बाद में कर लेंगे। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल प्लस 10x इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये हो गया 1 प्लस 9x कितना हो गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/9, -1/9। तो -1/9 का मतलब -1/9 पीछे की तरफ। समझ में आया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0.11 मीटर्स बैकवर्ड। देखो अगर हम पहले से यहां पे माइनस ले लेते x को, -x पीछे की तरफ, तो आंसर प्लस में आता, x की वैल्यू आता कि कितना खिसकेगा। हमने यहाँ प्लस कर लिया पूरी क्वांटिटी को, बराबर कितने के रख लिया, 0। क्या बात समझ में आई। तो x की वैल्यू कितनी आई अपनी यहाँ पे, माइनस। माइनस का मतलब पीछे की तरफ। सिमिलरली पुराने वाले क्वेश्चन में जो हमारी x सारा हमने आगे की तरफ लिया था, तो जो हमारी x की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, -3 मीटर्स। तो मतलब जो बोट होगी पीछे की तरफ जाएगी, कितनी, 3 मीटर। समझ में आई बात, ये था उसकी कहानी। ठीक, डन है, क्लियरिटी है, बोलो समझ आया। अच्छा ठीक, तो वेज कितना जाएगा पीछे, 0.11 मीटर बैकवर्ड। सबको जोड़ा इक्वल टू 0। ये 10x, 10 इंटू कितना खिसका x, जोड़ा तो x की वैल्यू कितनी होगी अपनी, -1/9। -1/9 का मतलब पीछे की तरफ। ये क्या है, 1 माइनस एक्स आगे की तरफ। डन है बात, आगे बढ़ जाए, बोलो आगे ना। चलो आइए, इसी बात 2019 का जेई मेंस का क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2019 का जेई मेंस का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ध्यान सुनना, ने बोला 2 पर्सन है, ठीक। तो बोला एक फादर है एक सन है। ध्यान से सुनना, एक फादर है और एक सन है, दोनों एक दूसरे को फेस करके खड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक। फादर का जो मास है वो है 50 केजी, कितना है 50 केजी। और सन है जो उनका मास कितना है 30 के 20 केजी, कितना है 20 केजी। तो बोला फादर ने सन को, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस, क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। समझ में बात, क्या फ्रिक्शनलेस। फादर ने सन को पुश किया, फादर ने सन को पुश किया, तो वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू फादर थी 0.7 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक, एक फादर एक सन है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़े हुए हैं, फादर ने सन को पुश किया तो फोर्स ऑफ सन की वेलोसिटी दी है विद रिस्पेक्ट टू फादर कितनी 0.7 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत की बात? बोलो हाँ की ना, नहीं ना, बोलो डन है। चलो ठीक, तो बोलिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फादर, फादर की वेलोसिटी पूछी। अच्छा क्वेश्चन, एक बार मैं लेंथ देख लूं वीडियो की, और लंबा तो नहीं हो गया वीडियो? हाँ चलो ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फादर। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ हमें वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू फादर की दी हुई है। देखो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़े हुए हैं, उसने इसको पुश किया तो इन पे भी बैकवर्ड फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स की कहानी तो अभी भी कितनी है, जीरो। नेट फोर्स की कहानी तो अभी भी कितनी है, जीरो। मतलब आप समझना, इनिशियली ये दोनों कैसे थे, रेस्ट पे। इनिशियली ये दोनों कैसे थे, रेस्ट पे। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली वो भी कितनी होगी, रेस्ट पे। और नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास भी कितना होगा, रेस्ट पे। बात क्लियर है? आओ समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वेलोस m1, मतलब फादर लिख लेता हूँ, मास ऑफ फादर इंटू वेलोसिटी ऑफ फादर प्लस मास ऑफ सन इंटू वेलोसिटी ऑफ सन इज इक्वल्स टू जीरो। यही वाला फॉर्मूला, वी सी यू एम इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियरिटी? बोलो मास ऑफ फादर इंटू वेलोसिटी फादर इक्वल टू दिस। क्लियर? लेकिन हमें तो वेलोसिटी ऑफ सन दी है विथ रिस्पेक्ट टू फादर, ये तो बेटा किसके रिस्पेक्ट में होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और हमें जो वेलोसिटी ऑफ फादर बतानी है वो ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में बतानी है। समझ आ गया? यस और नो? तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू फादर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सन माइनस वेलोसिटी ऑफ फादर। समझ में आया? यस और नो? तो वेलोसिटी ऑफ सन क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू फादर प्लस वेलोसिटी ऑफ फादर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सन। कोई दिक्कत की बात? साइन अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लो। इसने इसको पुश किया तो इसी तरफ गए होंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू फादर 0.7 दी हुई है, वैल्यू पुटअप कर लो। तो मास ऑफ फादर कितना है, 50। समझ आया? मास ऑफ फादर कितना है, 50। वेलोसिटी ऑफ फादर को लिख लो vf प्लस मास ऑफ सन को कितना हो गया, 20। और वेलोसिटी ऑफ सन को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू फादर प्लस वेलोसिटी ऑफ फादर इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। समझ गए? आसान है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ फादर इज इक्वल्स टू प्लस 20 इंटू वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू फादर कितनी दी है, 0.7। तो ये हो जाएगी 0.7 प्लस वेलोसिटी ऑफ फादर इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो वेलोसिटी ऑफ फादर विथ प्लस 20 इंटू 0.7 जो कि अपनी 14। ठीक, प्लस 20 vf इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। समझ गए? ये रब कर दो, डन है। आइए, तो 20 प्लस ये, तो ये कितना हो गया अपना 70 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 14 ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ फादर कितनी आ गई, 14/70 माइनस की मीटर पर सेकेंड। क्लियरिटी हुई? बोलो समझ में आया? तो ये क्या, 7 2 ये 10 ठीक। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि ये इनकी होगी पीछे की तरफ। तो हमें सिर्फ वेलोसिटी बतानी थी, डायरेक्शन नहीं बताना था। तो वेलोसिटी ऑफ फादर कितनी हो गई, 0.2 मीटर पर सेकेंड। फिर से समझना,
बेटा यहाँ जो वेलोसिटी दी थी वो किसके रिस्पेक्ट में दी थी? वेलोसिटी दी थी विथ रिस्पेक्ट टू फादर। अब वेलोसिटी और ये किसके रिस्पेक्ट में होती है? ग्राउंड की। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख ली क्योंकि हमें लिखना आता है वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू फादर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सन माइनस वेलोसिटी ऑफ फादर। तो वेलोसिटी ऑफ सन क्या हो गई? और ये अपन को दी थी, बस वैल्यू पुट अप कर दी। समझ में? क्वेश्चन तब 2019 में आया था जेईई मेंस में। डन है बात? वीडियो देख लूं तो एक और अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूं। क्लियरिटी है? डन है? चलो एक और क्वेश्चन लो, हटाओ, खत्म करते हैं। ट्रॉली वाला करते हैं, ट्रॉली वाला, ट्रॉली वाला। एक ट्रॉली है इस तरीके से, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, ठीक। ट्रॉली का मास है 10 kg, ले लो 60 kg। कितना? ट्रॉली है जिसका मास कितना है? 60 kg। इसके ऊपर एक बच्चा खड़ा है जिसका मास है 30 kg, ठीक। ये 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रॉली पे चलना चालू करता है, ठीक। तो अगर मैं आपसे ट्रॉली की वेलोसिटी पूछूं पीछे की तरफ, पहले समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ट्रॉली की वेलोसिटी बताओ। बहुत आसान है, नेट फोर्स अभी भी 0 है, सरफेस फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। ये ट्रॉली पे 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ट्रॉली की वेलोसिटी क्या होगी? तो नेट फोर्स 0, तो वेलोसिटी ऑफ VCO इनिशियली रेस्ट पे था तो कितनी हो गई? 0। मतलब m1v1 प्लस m2v2 बराबर कितना होना है? 0, ठीक। m1 की वैल्यू कितनी है? इसको 1 मान लो, ट्रॉली को 2 मान लो। m1 की वैल्यू कितनी है? 30। v1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 60। v2 की वैल्यू नहीं पता, बराबर 0। तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू 60 v2 माइनस का 60 से 60 कैंसिल, तो v2 की वैल्यू आ गई -1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ट्रॉली पीछे की तरफ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी हमने +2 ली है, अपनी आई माइनस, मतलब पीछे की तरफ। को दिक्कत थी क्या क्वेश्चन में? नहीं थी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ऐसे क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, है ना। नेट फोर्स 0 है, जितना फोर्स बालक ने, बच्चे ने किस पे लगाया? ट्रॉली में, उतनी ट्रॉली ने किस पे लगाया? बच्चे पे, आगे की तरफ एक्शन रिएक्शन, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अच्छा, अब मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये जो 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दी हुई है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय ले लेते हैं, बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज 2 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली? देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली? ट्राई करो। अब आपको ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दी है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दी हुई है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बतानी है, ठीक है। और ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बतानी है। आइए करते हैं। अभी भी क्या होगा? VCUM कितना है? 0। तो मतलब m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू व्हाट? 0। मतलब m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय, m2 मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ठीक। डन है बात? बोलो हाँ कि ना। अब व्हाट यू हैव वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। और हमें यहाँ क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ बॉय चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली नहीं चाहिए, और ट्रॉली की निकालनी है। समझ में आया? अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉय। समझ में आई बात? ये ऐसा कर सकते हैं, उठा के वैल्यू रखो। m1 कौन है? बॉय। बॉय की वेलोसिटी कितनी है? 2, सॉरी मास कितना है? 30। वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी है?
कहाँ गया, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली प्लस मास ट्रॉली का कितना है 60 इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल टू 0। बस वो वैल्यू उठा के यहाँ रख दे। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। आइए, तो 30 इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली अपन को दिए कितना 2 प्लस vt प्लस 60 vt इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये हो गया 3 टू 60 प्लस 30 vt प्लस 60 vt इज इक्वल टू 0। तो 60 प्लस 90 vt इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये उस तरफ गया तो ये आ गया 60 बाय माइनस का कर दो 90 इज इक्वल टू vt, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 2/3। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज -2/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0.66। माइनस का मतलब पीछे की तरफ। अभी कितना आया था 1, जब वेलोसिटी बॉय की कितनी थी 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी दी है 2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो वेलोसिटी कितनी आई 2/3 मीटर पर सेकेंड। डन है बात। वीडियो वैसे ही बहुत लेंथी हो गया, तो एक एक चीज बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको डिलीवर करी है इस वीडियो में। जाओ बढ़िया से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, है ना। बस माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ नहीं, हमें तो हमने जो माना है हमने पूरी वैल्यू एक तरफ रखो, जिस तरफ आपने लिया हमने इस तरफ लिया, तो ये मैंने पहले 2 प्लस कर लिया रख लिया था, तो जो भी आएगा माइनस तो अपोजिट डायरेक्शन। और अंडरस्टूड है, बॉय आगे चलेगा ट्रॉली कहाँ चलेगी पीछे, तो ये थोड़ा सा माइनस प्लस का कैलकुलेशन आप देख लेना। डन है बात, यस और नो। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जाइए बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट को लगाइए, क्वेश्चन में 1000 वैरायटी हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। टिल देन हैव अ थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, प्रैक्टिस, बाय बाय।